स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक क्रांति हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने 1985 के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बैक टू बैक उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने में बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक असाधारण राजनीतिक सफलता है जिसकी उम्मीद 37 सालों में किसी ने नहीं की थी। बीजेपी को थोड़ा मोड़ा नहीं 3 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा वोट हासिल हुए और 273 सीटों के साथ बीजेपी और उसके गठबंधन ने सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। बीजेपी की जीत और विपक्ष की हार के कारणों की हम आज की डिबेट में समीक्षा करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव राजनीतिक रूप से कई बड़े सबक दे जाता है। किसी को फर्श तो किसी को अर्श नसीब होती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा चमत्कारिक प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है। इस बार भी कमोबेश यही हुआ। सारे विश्लेषणों को, सारी जितनी भी तरीके के पॉलिटिकल पंडित्स ने राय बनाई थी, उन सब को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास लिखा है। 39% वोट शेयर था बीजेपी का 2017 में, उससे बढ़कर 42% से ज़्यादा का वोट शेयर बीजेपी पाने में कामयाब रही। इसका मतलब सत्ता विरोधी लहर कम थी। 39% वोट शेयर से बढ़ के कितना गए? 42 हुए। वोट कहाँ तक पहुँचा? 3 करोड़ 90 लाख। सीटें कितनी आई? 273। पिछली बार से 58 कम, लेकिन वोट शेयर 3% बढ़ा। कई ऐसे जनपद, गोरखपुर मंडल के समस्त जनपदों की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया। सब सीट जीत ली। पीलीभीत सब जीत लिया, मथुरा की सारी सीटें जीत ली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, पीलीभीत, झांसी, ललितपुर, महोबा, हरदोई और लखीमपुर खीरी भी, यहाँ सब की सब सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करेगा, लेकिन बीजेपी ने सभी उम्मीदों को धराशायी करते हुए जबरदस्त और प्रचंड जीत हासिल की। पश्चिम उत्तर प्रदेश से सभी अनुमानों को पीछे करते हुए बीजेपी ने वहां जीत हासिल की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 10 कैबिनेट मंत्री चुनाव हार भी गए, डिप्टी सीएम को भी चुनाव हारना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जो वोट मिले, उनके मत प्रतिशत में बढ़ोतरी और सत्ता में ऐसी धमाकेदार वापसी, इसकी कल्पना भी विपक्ष ने नहीं की होगी। तो कारण क्या थे बीजेपी की जीत के? क्या जातीय समीकरण, क्या धार्मिक सांप्रदायिकरण, या वोटों का ध्रुवीकरण, या फिर समाज कल्याण की योजनाएं, लाभार्थियों को दी जा रही स्कीम के फायदे? इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी में केंद्र और राज्य सरकार ने लाभार्थियों का एक बड़ा समूह तैयार कर लिया है। यह समूह मुख्य तौर पर अति पिछड़े और दलित समाज से संबंधित है। यह वोट कभी या तो समाजवादी पार्टी के पास हुआ करता था या फिर इसका लॉयन शेयर, अधिकांश हिस्सा मायावती के पास हुआ करता था, लेकिन वो अब एक लाभार्थियों का एक बड़ा समूह तैयार हो गया जो बीजेपी को कम से कम 20% वोट ऐड ऑन करता है और बाकी वोट उनकी विचारधारा और उनकी नीतियों से प्रभावित लोग। तो टोटल कितना हुआ? 40%। यानी अब उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई का एक बेंचमार्क है 40%। मुझे याद है 2007 देख लीजिए, 12 देख लीजिए, उसके पहले की सरकारें देख लीजिए, 96 देख लीजिए, 2002 देख लीजिए, 26-27% पर यूपी में सरकार बन जाती थी। पर अब हालात बदल चुके हैं। 2017 में 39% पर वोट गवर्नमेंट बनी, इस बार 42% पर गवर्नमेंट फॉर्म हो रही। यानी अगर सरकार बनानी है, बाइपोलर मुकाबला है, तो वोट शेयर आपका 40% के ऊपर होना चाहिए। यह एक स्थापित राजनीतिक सत्य है, फैक्ट के साथ, जो बीजेपी ने हासिल करके दिखाया। 42% का वोट शेयर। यह वोट कहां से मिले बीजेपी को? यह वोट किन बिरादरी के आए, किन क्षेत्र से आए? जिन जनपदों का मैंने अभी नाम लिया है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सुनामी टाइप थी, एक तरफा जीत हासिल की, सारी की सारी सीटें जीत हासिल कर ली। लखीमपुर खीरी, जहां किसानों के को थार से कुचलने का मुद्दा इतना हावी था, पूरे देश में हाहाकार मचा था, 8 की 8 सीट बीजेपी ने जीत ली। बागपत, जाटलैंड की राजधानी,
वहां 2 सीटें बीजेपी ने जीती। राकेश टिकैत के अपने बूथ पर बस 200 वोट कम मिले बीजेपी को। 3400 वोट मिले आरएलडी के प्रत्याशी को और 3100 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। यानी बीजेपी के पास वो साइलेंट मतदाता था जो इनकी वजहों से बोलता नहीं था, जो किसी सर्वे में नहीं आ रहा था, लेकिन जब ईवीएम पर बटन दबाने गया तो कमल दबा कर आया। नतीजा आपके समक्ष है। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पे। समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से लेकर अब तक सबसे बड़ा वोट शेयर लेकर आई है। मोर देन 32%, 32% से ज्यादा का वोट शेयर लेकर समाजवादी पार्टी 112 सीटों पर खड़ी हुई है। सीटें कम हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी 21% से बढ़ के कहां आई? 32% पे। यानी वोट शेयर कितना बढ़ाया समाजवादी पार्टी ने? तकरीबन 11% का। यह अप्रत्याशित उछाल है। सीटें उसकी 47 से बढ़कर 112 हुई। वोट कितना पाए? तकरीबन 2,90,00,000 मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। लार्जेस्ट अपोजिशन बनाया, लेकिन सत्ता से बहुत दूर कर दिया। तो क्या राजनीतिक चूक हुई समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, संजय चौहान और कृष्णा पटेल से? क्या इनके वोट कन्वर्ट नहीं हुए? हमें इस पर भी बात करनी होगी। क्या कोई बड़ी रणनीतिक चूक हुई? यह भी एक विचार का विषय है। तीसरा मुद्दा आ जाइए जिसको लेकर इस वक्त मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा है। मैं चाहता हूं कि उस मसले पर खुलकर बात हो, क्योंकि वो एक बहुत ही अहम फैक्टर है। कल भी मैंने जब रिजल्ट्स आ रहे थे उस वक्त भी इस इशू को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन यह डिबेट आगे बढ़ नहीं पाई थी। यह मसला है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ। बहनों भाइयों, जो पार्टी 2012 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही हो, जिस पार्टी की मुखिया 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हो, वो पार्टी गर्त में मिल गई। थोड़ा मोड़ा नहीं, तकरीबन 11% वोट का वोट शेयर गिरा है बीएसपी का। वर्टिकल फॉल डाउन बीएसपी का हुआ। शायद बीएसपी अपने जन्मकाल के बाद इतनी बड़े पराभव की तरफ बढ़ रही हो, ऐसा प्रमाण आपको नहीं मिलेगा कि 2012 तक सत्तारूढ़ रहा दल आज इस हालत पे पहुंच गया कि 1 सीट जीतकर, वो भी अपने दम पर, वो भी महज 7,000 वोट से, ओनली 7,000 वोट्स। तो आखिर ऐसा क्या हुआ बीएसपी के साथ? आप ये भी समझिए कि क्या विपक्ष का खेल बीएसपी ने बिगाड़ा? एक फैक्ट है, उस फैक्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कुल मिलाकर 122 मुस्लिम और यादव कैंडिडेट उतारे थे, और यहां अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। कई ऐसी जगहें थी जहां सपा के उम्मीदवार की जाति के ही उम्मीदवार के व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या थी 16 और अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जीत हुई। दूसरा, 60 से ज्यादा ऐसी सीटें रहीं जहां हार जीत का मार्जिन 3,000 से कम, कहीं 2,000 से कम, और कुर्सी विधानसभा जो लखनऊ के बगल में, जिसका मैंने जिक्र किया था कि 71% पोलिंग हुई, वो सीट तो महज 150-200 वोटों के अंतर से फैसला हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष का खेल बिगाड़ने में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी की लाभार्थी स्कीम, कानून व्यवस्था का मुद्दा, सोशल परसेप्शन, मुजफ्फरनगर के दंगों की आंच और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का टिकट बंटवारे का जातीय फार्मूला, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज की धमक, इसका मैसेज देने में वो वोटर तक कामयाब रहे। विपक्ष ने भी बहुत घेराबंदी करके चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, वरना इतना वोट शेयर लाना ही कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये चुनाव परफेक्टली बाइपोलर था, परफेक्टली बाइपोलर। कांग्रेस पार्टी तो अपने वजूद के लिए लड़ रही है, 2% वोट शेयर पे आकर खड़ी है। हार सामने देखते हुए भी प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण की, लड़ी, हार हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी वर्कफोर्स, जितनी टॉप लीडरशिप और चुनाव लड़ने का जो उनका तरीका है,
चुनाव का जो प्रबंधन है ये उनसे सीखने लायक है। विपक्ष को चाहिए कि उनसे सीखें। और उत्तर प्रदेश का ये चमत्कारिक प्रदर्शन अपने आप में कई नई कहानियां लिख रहा है। बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए तो कुछ ऐसे जीत के आ गए जिनका कोई राजनीतिक इतिहास ही नहीं था। जिन लोगों के सहारे पिछली बार बीजेपी गठबंधन करके सत्ता में आ गई, वो लोग समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं ला पाए, ओम प्रकाश राजभर हो चाहे। तो इस बीच ऐसा क्या हुआ? हमें इन सब चीज़ों का जैसे जैसे डेटा आएंगे उनका विश्लेषण शुरू होगा। उस विश्लेषण से वास्तविक बात चलेगी, यानी डायग्नोसिस होगा। कोई पेशेंट होता है तो उसका पहले उसकी पैथोलॉजी जांच होती है। तो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, डेटा आ रहे हैं, सैंपल आ रहे हैं, तो अब एक एक करके जांचें होना शुरू होंगी तो पता चलेगा कि समस्या कहाँ थी, बीजेपी क्यों जीती, विपक्ष क्यों हारा, कौन कितनी बुरी तरह से हारा, सत्ता का समीकरण क्या रहा। इन सब मसलों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैंने थोड़ा वक्त इसलिए लिया ताकि आपको उत्तर प्रदेश का एक परिदृश्य के बारे में बताया जा सके कि जो आंकड़े आए हैं 24 घंटे में, वो आंकड़े क्या कहते हैं। हम रेगुलर 1 हफ्ते 10 दिन तक लगातार हर एक डेटा की समीक्षा करेंगे, उनको डिबेट के जरिए आप तक प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वोट आपने दिया है। तो जब वोट आपने दिया है तो आपको जानने का भी हक है कि उस डेटा का विश्लेषण क्या कहता है, क्या मकसद तय करता है, और अगले 5 साल बीजेपी के लिए क्या चुनौतियाँ हैं। 2024 उनके सामने है, दूसरी बार की सरकार है, तमाम मिथक टूट चुके हैं कि जो नोएडा जाता है मुख्यमंत्री वो वापस नहीं बनता है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। जो बिजनौर नहीं जाता है वो सीएम नहीं बनता, वो मिथक भी टूट गया। 85 से चला आ रहा मिथक भी टूट गया। बीजेपी बैक टू बैक दोबारा सत्ता में। कुछ बयान सुने आप। मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी से, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार, और शरद गुप्ता जी दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव के दौरान काफ़ी भ्रमण किया है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। संजीव मिश्रा जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सफलता के पीछे के कारण आप क्या मानते हैं, और पार्टी का क्या मानना है कि वो कौन सा फैक्टर था जिसके चलते सत्ता में आपकी दोबारा वापसी हुई? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के कार्यकाल में जिस तरीके से गुंडा राज, जिस तरीके से माफिया हावी था, आदरणीय योगी जी की सरकार में जो सबसे पहले उन पर कार्रवाई हुई, जैसे माफियाओं ने किस तरीके से गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करके इमारतें खड़ी कर रखी थी, उन पर जब बुलडोज़र चला है, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बहुत अच्छा निर्णय लगा योगी जी का, और उन्होंने हाथों हाथ लिया है। अमन और चैन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा, उसी का परिणाम है कि आज जो मैंडेट आया है वो बड़े पैमाने पर जनता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई नजर आई। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से अभी वैश्विक महामारी कोरोना आई, तो कोरोना के समय में जहां एक तरफ लॉकडाउन हो रहा था तो विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि साहब लॉकडाउन क्यों हो रहा है, लॉकडाउन खोला जा रहा था तो किस तरीके से लॉकडाउन खोलने पर आपत्ति दे रहे थे, वैक्सीन लगवाई जा रही है तो कोई कह रहा है कि ये भाजपा की वैक्सीन है। इन सब के इतर जहां एक तरफ डबल डोज की खाद्यान्न सामग्री दी गई, गरीबों का कल्याण हुआ, और दूसरी तरफ जो वैक्सीन लगाई गई पूरे मुफ्त में लगा करके ट्रिपल जो तीसरी लहर थी उससे जिस तरीके से निजात पाया गया है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन निर्णयों को हाथों हाथ लिया। 23 जिलों में जी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। नहीं, बिल्कुल सही बात है।
ये परिणाम इसी बात का है कि एक तो जिस तरीके से जहां विपक्ष का खाता ही नहीं खुला। हाँ, एक तो जिस तरीके से अराजकता का माहौल था, उस अराजकता के माहौल से अरे सरकार आपकी थी, अराजकता कहाँ से हो गई? अराजकता का माहौल था बसपा और सपा की सरकारों में। ओके ओके। उसको किस तरीके से हैंडल किया है आदरणीय योगी जी की सरकार ने। मैं तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के उत्तर प्रदेश में अमन चैन लाने मैं का अनिल काम दुबे को किया। आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। स्वागत आपका। सपा और आरएलडी का गठबंधन दुबे जी फेल हो गया, क्यों? नहीं ब्रजेश जी, फेल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी भी बढ़ी है और राष्ट्रीय लोकदल भी बढ़ा है। हम मुद्दों को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के, महंगाई के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे और हमने जनता को अपनी बात समझाने का पूरी तरीके से प्रयास किया और जनता ने हमें सफलता भी दी है। ये अलग बात है कि हमें सत्ता से दूर रखा है, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, राष्ट्रीय लोकदल की 2017 में 1 सीट थी, आज हम 8 सीटों पर जीत करके आए हैं। 6 सीटों को ये बहुत क्या तसल्ली की बात है आपके लिए कि आप 8 सीटें जीत कर आए हैं? हम 33 सीटें पता है लड़े। बागपत पे क्या हुआ? 2 सीटें जीती है बीजेपी। हाँ, बहुत नॉमिनल वोटों से हम 6 सीटों पर हार गए। हार होती है। नहीं, हार होती है, लेकिन वोट तो हमें जनता ने दिया। जनता ने हमारे ऊपर पहले से ज्यादा विश्वास व्यक्त किया और ये मैं खुद कह रहा हूं कि जो है, हम उत्तर प्रदेश में हम सरकार से दूर हैं, लेकिन फिर भी जनता ने हम पर भरोसा किया है और जिन कारणों से हम हारे हैं उनकी समीक्षा करेंगे कि क्यों हम जिस बिरादरी के दम पर आप सीना फुलाए घूमते थे, उस बिरादरी ने आपको उतने वोट नहीं दिए जितने के दावे आप कर रहे थे। नहीं, हम तो किसान 2.85% वोट सिर्फ आपको मिला है। हम तो और आप लड़े कितने थे? 33 सीट पे। 33 सीट लेकर पर लड़े। कितना आए? सिर्फ 8 सीट। नहीं, 3 सीटों पर लड़े, 3% नॉट 3%, 2.85। हाँ, हमको वोट मिला। 6 सीटें हम बिल्कुल। अच्छा, आप अभी बहुत कह रहे थे। 1 सेकंड रुकिए, 24 सीटों पर हम सेकंड मैं रहे। डेटा ढूंढ रहा था, वो डेटा मुझे मिल गया है। पहले राउंड के आप अपने को शहंशाह बता रहे थे। आपको पता है कि 58 सीटों पर चुनाव हुआ था पहले फेज में। सुरेंद्र जी आप भी सुनिएगा, शरद गुप्ता जी और ब्रजेश शुक्ला जी आप भी सुनिएगा। 58 सीटों पर चुनाव हुआ था पहले फेज में और बीजेपी को 46 सीटें मिली। आपके हिस्से में कितनी आई? 12। ठीक। दूसरे फेज रुहेलखंड वाला जो था, सहारनपुर से लेकर शाहजहांपुर, उसमें 28 सीटें बीजेपी जीती और तीसरे फेज में 42। अब आपका क्या परफॉर्मेंस में मानूं? देखिए ब्रजेश जी, हमको वोट तो मिला ही है, हमको लोगों ने वोट दिया। हम जिन कारणों से हम जीत नहीं पाए, मैंने आपको बताया ना कि हम कुछ सीटों को बिल्कुल नॉमिनल वोटों से हारे हैं। ऐसी 100 सीटें लगभग हैं जो गठबंधन हमारा बहुत नॉमिनल सीट आप में और बीजेपी के वोट शेयर में 1 करोड़ मतलब 80-90 लाख वोटों का अंतर है टोटल। ब्रजेश जी, आप ओवरऑल बात करिए। आप 100 सीटों का आंकड़ा लेकर के बैठिए, उन सीटों को लेकर के ये कह के आप बच नहीं सकते हैं। नहीं, अच्छा चलो मैं एक और उदाहरण देता हूं। भाई सिसौली तो किसानों की राजधानी है ना, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। आपको पता है सिसौली का ही, चलिए मैं बूथ का निकाल के लाया हूं। सिसौली में 3400 वोट आरएलडी के प्रत्याशी को मिला। ठीक, कितना? 3400। और बीजेपी वालों को पता कितना मिला? 3171। सिर्फ कितनी कमी थी? 229 वोट की। नहीं तो ब्रजेश जी, उनकी सिसौली की बात कर रहा हूं, उनकी किसानों की राजधानी जिसका आप बड़ा बखान कर रहे हैं। अब इट मींस ये प्रूव करता है कि आप वो वोट लाने में कामयाब नहीं हुए। एक्सेप्ट करिए। नहीं तो हम कह तो रहे कि हम उन कारणों की समीक्षा करेंगे। हम किन कारणों से हम सरकार में नहीं जा पाए, किन कारणों से हमें बहुमत नहीं मिला, लेकिन हमको। और क्या कह रहे थे? हो देखिए सुरेंद्र जी भी बैठे हैं, अच्छा है, इनकी तो गवाही है। कोको ले गई वोट। क्या ले गई? कोको। अब तो लग रहा है कि आपका ही ले गई कोको। नहीं, हमको वोट मिला ब्रजेश जी, इसमें कहीं को नहीं। आप ही हमारे ऊपर और आपको पता ही नहीं चला। हमारे गठबंधन पर हमारा वोट बढ़ा है। समाजवादी पार्टी 47 सीटें थी,
आज 112 सीटों पर समाजवादी भाई पार्टी साहब है। आपने अपनी 8 गुना बढ़ोतरी की। हाँ, तो समाजवादी पार्टी ने किसके बढ़ी है, कंधे पे उनका बैठ वोट के? परसेंटेज बढ़ा है, उनके कंधे पर बैठ के। 32% वोट उनका भी बढ़ा है। हम लोगों ने 32 नहीं मिलकर बढ़ा, के 11% बढ़ा है। 32% उसमें आपका क्या वोट उनको योगदान है? मिला है। 2.85%। नहीं, हम कह रहे हैं 32% वोट उनको मिला है। समाजवादी पार्टी बढ़ी है, मैं राष्ट्रीय हफ्ते भर लोकदल डिबेट बढ़ा करूंगा है, दुबे जी, आप हफ्ते भर आइए, मैं गठबंधन डेटा के के दल साथ बढ़े बात हैं। करूंगा। नो गठबंधन- हवा हवाई। नहीं, हवा हवाई की बात ही नहीं है। और जो हम हारे हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे, उन कारणों ओके, के मैं पर सतीश जाएंगे। प्रकाश जी को इनवाइट करता हूं, काफी देर से प्रतीक्षारत हैं। एक तो मैंने पहले डेटा बताने में थोड़ा अधिकांश समय लिया, तो मैं आप सबसे उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं कि आज मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया। सतीश जी, बहुजन समाज पार्टी का ये जो वर्टिकल फॉल है, 2012 की सत्तारूढ़ पार्टी, ताकतवर पार्टी, 4 बार की मुख्यमंत्री, आज हालत ये हो गई कि एक प्रत्याशी जीता, वो भी अपने दम पर महज 7,000 वोट से। क्या ये बीएसपी के पराभव की, बीएसपी के पतन का सबसे बड़ा चुनाव नहीं था? सतीश प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर एक बार ब्रजेश जी आप बता दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी 2012 तक हुकूमत में रही हो, आज एक सीट के लिए तरस गई, और वो भी बड़ी मुश्किल से हुए प्रत्याशी अपनी क्षमता से जीत के आया, रसड़ा बलिया वाला। आज उस पार्टी के पतन का सबसे बड़ा चुनाव था ये। आपका वोट शेयर थोड़ा मोड़ा नहीं, 11% से ज़्यादा गिरा है। क्या ये बीएसपी के इरेलीवेंट होने का सिग्नल है? नहीं देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और देखिए जब आप राजनीति में हो, सफल हैं, तो जो आपकी खामियां हैं वही आपकी अच्छाइयां बन जाती हैं। और जब राजनीति में आप असफल हैं, तो जो आपकी अच्छाइयां भी हैं वो भी कहीं ना कहीं खामियां में बदल जाती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के जो हालात थे उनको हम समझ नहीं पाए। ये हमारा भोलापन भी कह सकते हैं या कुछ भी हालात कह सकते हैं। मैं पिछले 6 महीने से ये कह रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाएगी, और बीजेपी राजनीतिक पोलराइजेशन करने के बहाने कहीं ना कहीं धार्मिक पोलराइजेशन की हवा दे रही थी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हैं। लेट्स वेट एक सेकंड, मैं एक डेटा रखता हूं आपके सामने। आज मैं पूरी तैयारी करके आया हूं, आपसे पूरी पूछताछ होगी। बीएसपी ने 1 या 2 नहीं, 10-20 नहीं, 50 से 60 नहीं, टोटल 122 यादव और मुसलमान या फिर सपा के सजातीय कैंडिडेट दिए थे। कितने? 122। तो पोलराइज करने का, और अधिकांश सीटों पर इसमें बीजेपी भी जीती भी है। आपने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। नहीं, आप सुनिए ब्रजेश जी, मतलब आप हमको भारत की राजनीति की सीता बनाना चाहते हैं क्या? मैं तो डेटा रख रहा हूं आपके सामने। नहीं आप सुनिए, अब राजनीति छोड़ करके कहीं संन्यास की तरफ चले जाए क्या? अब हालात तो यही इशारा कर रहे हैं कि अब आपको तो उसी राह पे जाना पड़ेगा। नहीं आप सुनिए, देखिए वो उन कारणों की भी चर्चा करेंगे। मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं, है ना। देखिए ये सच है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट परसेंटेज में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, उन कारणों के ऊपर चर्चा करने का अब समय आ गया है। भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपकी पार्टी के वोट बैंक का गोदाम लूट चुका है, आप यकीन करें या ना करें, ये सच्चाई है। देखिए ब्रजेश जी, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप आरोप लगा सकते हैं। मैं डायग्नोस करके आपको आपकी बीमारी बता रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपको डायग्नोस करके आपको बीमारी बता रहा हूं। नहीं आप सुनिए, निश्चित रूप से मैं तो हितैषी हूं आपका, कारणों को जानेगी जी। मैं तो हितैषी हूं जो आपको आपकी बीमारी बता रहा हूं। नहीं 100% मैंने कहा है ना, ये मैं आरोप नहीं बता रहा, मैं तो सुझाव की बात कर रहा हूं। हम हर परिवर्तन करने को तैयार हैं। भारत की ऑलराइट, शुक्रिया सतीश प्रकाश जी। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ। सतीश जी प्लीज वेट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वेट। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैंने प्रियंका गांधी जी का जब इंटरव्यू किया था तब भी मैंने उनसे यही बात कही थी कि आप जो कर रही हैं वो बहुत बड़ा जोखिम है, और जो कर रही हैं उससे कांग्रेस इरेलीवेंट हो जाएगी। और आज नतीजा आपके सामने है कि सिर्फ 2 सीट, वो भी दोनों कैंडिडेट अपने दम पर जीत कर आए हैं। 380 से ज़्यादा सीटों पर आपकी पार्टी की जमानत जब्त हुई। पिछले परफॉर्मेंस से भी 3 गुना खराब परफॉर्मेंस रहा।
वोट शेयर गिरकर आपका 2.5% के आसपास यानी आरएलडी से भी कम आ गया। क्या अब ये मान लें कि कांग्रेस का फाइनल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शटर डाउन? ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। लड़ाई में अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में कोई कमी हुई हो तो बताइए। हम चुनाव पूरे दमखम से न लड़े हों तो बताइए। प्रियंका गांधी जी अपने रिजल्ट को जानते हुए भी अगर 200 के आसपास रैली न करी हो तो बताइए। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी सत्ता प्राप्ति से ज़्यादा अपना लक्ष्य रखा व्यवस्था परिवर्तन का, अगर ये ना किया हो तो बताइए। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार न रही हूँ तो बताइए। और पिछले 3 साल में 18,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे जेल न गए हों तो बताइए। उम्भा से लेकर के जहाँ दलितों का नरसंहार हुआ था, लखीमपुर तक किसानों के नरसंहार तक श्रीमती प्रियंका गांधी जी हर बड़े सरकार के खिलाफ किसी धरने और आंदोलन न गई हो तो एक ब्रूटल फैक्ट आपको बता। जी जी। आप मेरे से भी ज़्यादा उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव भी आपके पास पॉलिटिक्स का ज़्यादा होगा, लेकिन डेमोक्रेसी में हेड काउंट किए जाते हैं। हाँ। और आपके पास सिर्फ 2 हेड हैं। मैं सहमत हूँ। दो चीज़ें बहुत, एक चीज़ है मैं यहाँ पर आज जिसको कह सकते हैं एडवोकेसी करने नहीं आया हूँ, मैं भी यहाँ पर एक फैक्ट को एक्सेप्ट कर। हाँ, मैं तो पहले ही कहा ना, मैंने तो आपसे कहा कि सहमत हूँ, आपने शायद सुना नहीं मेरी बात को। आपकी इस बात को मैं बगैर किसी लाग लपेट के स्वीकार करता हूं। आपकी इस बात को कि हम हारे हैं और बुरी तरीके से पराजित हुए हैं, इस बात को भी हम पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं और हम अपनी नई ऊर्जा के साथ श्रीमती गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, इसकी चुनौती को भी हम पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। अच्छा, बीएसपी का फैक्ट जो बताया वो भी उससे भी सहमत हो गया? बीएसपी ने तो देखिए, मुझे सतीश भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, इन्हें खराब लगेगा, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड नहीं लगना चाहिए, ऑन द रिकॉर्ड इन्हें हमारा विरोध भी करना चाहिए। हमें तो आज की डेट में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना वोट जाने या अनजाने में भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट किया है, उस पर हमें बहुत ज्यादा अफसोस। अरे कोई बैंक अकाउंट है क्या कि चेक काटा और पैसा ट्रांसफर कर दिया? मैं बता देता हूं, ये भी बता देता हूं आपसे। देखिए, एक चीज तय है, हमारा वोट कटा बाइपोलर इलेक्शन में, हमारा वोट गया समाजवादी पार्टी को, जितना भी कटा चूंकि सत्ता के विरोध का वोट था। ठीक, समाजवादी पार्टी 21 से आप 32% कह रहे हैं, एक्चुअल में समाजवादी पार्टी 36% वोट पे गई है। वो समाजवादी पार्टी प्लस है तो वो भी, और भाजपा और सहयोगी है। हाँ। भाजपा और सहयोगी भी 42 है, उसको भी आप करिए, या तो आप किलो में तोल लीजिए या आप लीटर में तोल लीजिए। अपना दल का अलग है, अगर उनका जोड़ूंगा थोड़ा अधिक आएगा। नहीं आएगा, मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, देख लीजिएगा आप उसको। ओके, एक बार आप जोड़ के देख लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो एक बड़ा वर्ग गया है 12% का, और विशेष रूप से मैं तो पश्चिम का रहने वाला हूं, हम लोग पश्चिम में वास्तव में बहुत अच्छी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन पश्चिम में जो भारतीय जनता पार्टी को एक वर्ग का, बड़े वर्ग का वोट मिला, वो हमारे लिए तो चिंतनीय विषय है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए चिंतनीय विषय है कि उनका वोट अचानक अभी तो आप अपनी चिंता करिए, उनकी चिंता में हम तो अपनी, मैंने तो आपसे कहा ना, हम तो 1 सेकंड में आपसे कहा कि बगैर किसी, थैंक यू सुरेंद्र जी, बगैर किसी लाग लपेट के हम अपनी बात स्वीकार करते हैं और उस हार को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। थैंक यू। शरद गुप्ता जी देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, आपने इनके प्रिंट मीडिया में बहुत से अखबारों में इनके लेख पढ़े होंगे, राजनीतिक रूप से बहुत ही मैच्योर्ड परिपक्व व्यक्ति हैं। शरद जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और बस एक ही सवाल है मेरा आपसे, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत और विपक्ष की हार, इसका विश्लेषण शरद गुप्ता किस तरह से करना चाहेंगे? एक तो विपक्ष के द्वारा जो मेहनत की कमी है, अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल तक काम करती है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लास्ट के चुनाव घोषित होने से 1 या 2 महीने पहले सक्रिय हुए। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो बसपा तो चुनाव प्रचार शुरू हो गया, पहला चरण खत्म हो रहा था, तब जाके सक्रिय हुई है। तो कोई ऐसी पार्टी जो 5 साल तक काम कर रही हो, उससे आप 3 या 4 महीने सक्रिय रह के काम नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते। एक दूसरी चीज, जो बसपा का वोट बैंक कम हुआ, 10% कम हुआ है जी, और उसी अनुपात में
भाजपा और उसके सहयोगियों का बढ़ा है। बसपा का जो वोट बैंक था वो मुख्य रूप से गरीब, दलित, पिछड़े यह वर्ग था। यही वर्ग वो था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने राशन और दूसरी योजनाओं के जरिए लाभान्वित किया। तो ये जो लाभार्थी वर्ग था ये बसपा का साथ छोड़ के भाजपा के साथ चला गया, जहां से उसे प्रत्यक्ष लाभ की अनुभूति हो रही थी। तो ये एक बड़ा कारण रहा। हालांकि अगर आप देखिएगा तो बीजेपी का तो जो वोट बढ़ा है तो बढ़ा है, लेकिन सपा जिसको आप देख रहे हैं कि 22% से 32%, 10% करीब बढ़ा है। लेकिन ये अगर आप देखिएगा तो 22% के अलावा 6% पिछली बार कांग्रेस का भी वोट था, क्योंकि सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा गठबंधन को 28% वोट मिला था। इस बार ये 32 और जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट है, क्या जाट मुस्लिम समीकरण फेल हो गया? मुझसे पूछ रहे ना? जी, आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल जाति समीकरण किसी हद तक, क्योंकि अगर हम ग्राउंड पे देख रहे थे तो हमें बहुत सी ऐसी जातियां थी जो दिख रही थी। जैसे पश्चिम के इलाके में जाटों में डिवीजन था जी, यादवों का कंसोलिडेशन था, मुस्लिम कंसोलिडेशन था। अगर आप देखिए तो 37 मुस्लिम उम्मीदवार जितने भी मुस्लिम जीते हैं, 37 जीते हैं कुल, सारे के सारे समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीते हैं जी। AIMIM का एक व्यक्ति नहीं जीता, बसपा का, कांग्रेस का, किसी भी दूसरी पार्टी का एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। तो एक अगर ध्रुवीकरण हुआ है तो उसका काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ। करेक्ट। और जो बुलडोजर का नैरेटिव था, बुलडोजर का नैरेटिव पूरी तरीके से बीजेपी एंटी मुस्लिम था। जी। ऑलराइट सर, ब्रजेश शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं ब्रजेश शुक्ला जी, और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के लगभग 70 से 75 सभी जिलों का ऑलमोस्ट इन्होंने भ्रमण किया, जानकारी जमा की, और कई बार डिबेट में मेरे साथ इन्होंने वो जानकारियां साझा की। ब्रजेश शुक्ला जी, आप बताइए दर्शकों को और हम सबको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की इस मेगा विक्ट्री के कारण क्या, और दूसरा प्रश्न भी जोड़ देता हूं कि विपक्ष की हार क्यों हुई? देखिए, 5 साल सरकार चलाने के बाद पूरी तरह से समाज ध्रुवीकृत हो गया था। एक वर्ग ये था जो अखिलेश पर अपनी पूरी आस्था व्यक्त कर रहा था, उसे लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और अखिलेश इसको सुधार सकते हैं। इसमें कई मुद्दे उनके साथ जुड़ गए थे। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा था महंगाई का, दूसरा बेरोजगारी का, तीसरा जो आवारा पशु थे वो थे, और सरकार से उत्पन्न तमाम जो क्षोभजनित बातें होती है वो उनके साथ जुड़ गए थे। और कोरोना काल में जो स्थितियां हुई थी उसको लेकर के बहुत लोग नाराज थे। ऐसे बहुत लोग मिले जिनके परिवार के लोग, जिन्होंने परिवार के लोग गंवाए थे अपने। लेकिन दूसरी तरफ एक नया ध्रुवीकरण हो रहा था, वो था जो उनको सहायता मिली थी, और जिस ढंग से जैसे उनको मकान की सहायता मिली, बिजली के कनेक्शन मिले, ये राशन मिला, उन लोगों को लगता था, जब मैं जाता था तो विशेष रूप से महिलाएं, तो वो कहती थी कि साहब मुझे मदद मिली है, ये मदद न देते तो हमारा परिवार भूखों मर जाता। हम लोग क्या देख रहे थे? देख ये रहे थे कि असंतोष तो दिख रहा था, और असंतोष के मुद्दे बहुत बड़े थे, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा युवा उठा रहे थे। लेकिन जो गरीब वर्ग था, जो बहुत निचले पायदान में खड़ा था, वो मजबूती से मोदी के साथ खड़ा था। और ये जो संख्या थी, मुझे पहले से मैं लिख रहा था, मेरी शरद जी से बातचीत होती थी, वो बहुत बड़ा लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे, और वो किसी तरह मोदी को लाने को तत्पर थे। एक तरफ मोदी को हटाने वाले एक हुए, एक तरफ मोदी को लाने वाले एक हुए, और बीच में कोई नहीं बचा, चाहे बसपा हो, चाहे
कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो बिल्कुल बचे ही नहीं बीच में। जी। और मोदी हटाओ और या योगी हटाओ और योगी लाओ, इसके बीच सारा चुनाव हुआ। और योगी लाने वाले ज्यादा संख्या में लोग थे। मुझे दिख रहा था, मैं कह रहा था लोगों से कि इस अंडरकरेंट को लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन देखो परिणाम सामने आए तो ये एक समझ में आया कि एक अंडरकरेंट था जो बह रहा था। ऑलराइट ब्रजेश जी, बीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस परिचर्चा में सम्मिलित हो चुके हैं। बीरेंद्र जी, एक प्रश्न किया मैंने ब्रजेश शुक्ला जी से और शरद जी से भी। आपने भी इस चुनाव को बहुत ही शायद आप सभी जनपदों तक आप भी पहुंचे और आपने कवर किया। आपका क्या विश्लेषण कहता है कि बीजेपी की इस महाविजय और विपक्ष की हार, इन दोनों की समीक्षा आप कैसे करोगे? बात आज पूरे दिन इस बात की हुई कि मायावती की पार्टी धाराशाही हो गई और मायावती का सारा वोट भाजपा उड़ा ले गई। इसमें कितनी सत्यता है, ये जो लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं वो ये बताएं कि ये सत्यता है नहीं। अगर सत्यता है तो 5 जिलों में समाजवादी पार्टी ने भाजपा का सफाया कैसे कर दिया। क्या मायावती का वोट आजमगढ़ में, जौनपुर में, गाजीपुर में, अम्बेडकर नगर में, कौशाम्बी में वो सपा के साथ चला गया, भाजपा के साथ नहीं गया, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाली गया? बड़ी हैरत होती है लोगों को कि कैसे डिवाइडेशन हुआ। लेकिन बीजेपी का जो मंत्र था जिसमें राशन की व्यवस्था, किसान सम्मान निधि और शौचालय, मकान, सरकार की जो योजनाएं थीं उसका सीधा लाभ मिलना, डीबीटी, जनता के खाते में सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा आना, बेईमानी रास्ते में ना होना, मोदी की जो छवि है, बार बार जनता से जो उनका संवाद है, योगी आदित्यनाथ ने जो एक हिंदुत्व की छवि बनाई उनको हिंदू मुस्लिम के बजाय, ब्राह्मण ठाकुर के बजाय सभी जातियों ने वोट दिया। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता बने जिन्होंने जातियों की दीवार तोड़ दी और उनको एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर जनता ने मतदान किया। इस चुनाव में विपक्ष भले अपने आप को कहे कि हमें बहुत मजबूती मिली, लेकिन ऐसी मजबूती किस काम की है जब सत्ता आपको 10 साल तक ना मिले, 15 साल ना मिले। विपक्ष में बैठने के लिए अगर आए हैं पूरी जिंदगी तो शायद बीजेपी को इससे कोई एतराज नहीं होगा, वो खुश होगी। आज आप देखिए कि मायावती की वो हालत हो गई कि राजा भैया की पार्टी ने उनको पीछे छोड़ दिया। जिस राजा भैया को कभी वो अपना जानी दुश्मन मानती थी, अब उनकी पार्टी से भी वो पीछे हो गई। विधानसभा में एक जो विधायक जीता है, पता नहीं वो रहेगा पार्टी में कि नहीं रहेगा। पता लगा शून्य ना हो जाए हाथी, ना वो कोई एमएलसी बना पाएंगी और ना कोई राज्यसभा। तो ये सतीश चंद्र मिश्रा, ये सिद्धार्थ अशोक, ये सब अंतिम दौर में है अपनी सियासत के कार्यकाल में। अब पद नहीं, अब संघर्ष करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की हार के पीछे 2-3 जो बड़े कारण आए हैं सामने, उसमें टिकटों का विरोधाभासी होना, विद्रोही हो जाना लोगों का, और उच्च जातियों का समाजवादी पार्टी से अलग होना, खास तौर से ठाकुर और पंडित। इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, नहीं माना। उनको लगा कि राजा भैया से लेकर तमाम लोगों पर जो टिप्पणियां हुई वो भी उन्होंने अपने समाज के खिलाफ माना। टिकटों का जो वितरण था उसमें ये बात कई बार आई कि टिकट हर जिले में 1-2 गलत बट गए हैं और ये हार और जीत में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, और वही जो जिसका डर था वही हो गया। बीजेपी ने यह साबित किया कि मोदी और योगी के साथ साथ अभी उसको राम के नाम पर और वोट मिलता है और मिलता रहेगा। भाई जो राशन खालिस जो कहे इसकी पैसा भी मिल रहा है खाते में,
तो चलो राम के नाम पे एक वोट बीजेपी को दे ही दो। बस ये बात समझ में आती है कि बीजेपी को ये वोट इसलिए मिला। अब बात आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि क्या किसान आंदोलन फ्लॉप हो गया, क्या एकदम बीजेपी ने जाटों को और जो लोगों के यहाँ कैजुअलिटी हुई सबको अपने पक्ष में कर लिया। ये चमत्कार कैसे हुआ? जाटों में अगर आप ब्रजेश जी एक चीज देखिए कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी सबका ग्राफ बढ़ गया। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ज़्यादा सीट पा गई, निषाद पार्टी बाल बच्चा सहित जीत गए, और अब आप राजभर की पार्टी की भी सीट बढ़ गई, जयंत चौधरी को भी सीट आ गई। ये बड़े बड़े दल सब जमीन पे आ गए, मायावती, कांग्रेस पार्टी और ये छोटे छोटे दल जी ये सब विधायक बना ले गए। फायदे में ये सब लोग रहे, लेकिन जाटलैंड में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत, ना तो बीजेपी को इसका एहसास था और ना विपक्ष को ये हजम हो रही है। इसका लोग अंदाजा नहीं लगा पाए थे। आप 3 चरण तक, जिसमें अखिलेश यादव का गढ़ इटावा और मैनपुरी ये सब आता है, वहां तक बीजेपी इतनी बम्पर जीती है। 23 ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें 23 डिस्ट्रिक्ट में अपोजिशन का खाता तक नहीं खुला 23 जिलों में, और 5 जिलों में अपोजिशन ने ऐसा काम किया कि वहां बीजेपी का खाता नहीं खुला। मिर्जा जी, लेकिन ये सब तो जिंदा हो गए ना, जो ये 0-0 बैठे थे, खाली नाम की पार्टियां थी। छोटे वाले फायदे में रहे। हाँ, इनको सब निषाद तो पार्टी, अपना दल, हाँ ठीक, ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोक दल, जितना कमेरावादी से लेके अनुप्रिया पटेल की पार्टी, राजभर की पार्टी और निषाद पार्टी, सारे लोगों का, अजीत सिंह के, जयंत चौधरी की पार्टी, सबको मिल गया विधायक। अभी अपना विधानसभा में अपना रोल निभाएंगे महत्वपूर्ण। देखिए, एक चीज ये है कि बीजेपी ने एक ऐसा मैजिक बना रखा है कि जो उसका वोटर बोल नहीं रहा है। चुनाव में लोग ये समझते थे कि उनके साथ अखिलेश यादव की सभाओं में बहुत भीड़ आती थी, बहुत मेहनत भी की, बाहर विधानसभा में हो गए। योगी आदित्यनाथ भी डटे रहे। चूंकि अखिलेश यादव अकेले थे, बीजेपी के पास नेताओं की बहुत फौज थी, वो प्रचार में भी भारी पड़ी, जनता तक पहुंचने में भी भारी पड़ी। वोट भी उसने 43% ले लिया, और जो लाभ मिला जनता को, उसने जातीय बंधन तोड़ दिया। मुस्लिम महिलाओं ने हो सकता है बीजेपी को वोट कर दिया हो, दलितों ने, ओबीसी ने जातीय बंधन नहीं माना मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर। इस बात को अब इस प्रदेश के लोग स्वीकार लें, चाहे आज चाहे कल जी। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत हर दौर में बदली है। कई मंत्री हारे हैं, कई चेहरे बदले जाएंगे। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, इनकी सबकी अब आने वाली सरकार में क्या भूमिका होगी, अब इस पर चर्चा हो रही है। ये लोग कहाँ होंगे, बहुत सारी बातें हैं जी। बीजेपी की जीत बार बार ये साबित करती है कि ईमानदार, विकासशील और सत्य की राह पर चलने वालों की जीत एक बार नहीं, बार बार होती रहेगी, और जनता में वो विश्वास जताने में कामयाब रहे हैं। जी बीरेन जी, अब जनता का विश्वास टूटने नहीं देना है, झूठ को सत्य के आगे झुकने नहीं देना है, और निरंतर बढ़ते रहना है, तभी कामयाबी टिकेगी। अन्यथा एक ना एक दिन फिर विपक्ष हावी हो जाएगा। मैंने एक बात कही, अगर सड़क पर संघर्ष नहीं हुआ और जेल जाने से नेता डरा, तो वो बीजेपी को कभी सत्ता से नहीं हटा पाएगा। ये दोनों के लिए तैयार हो जाएं। अब ये बहुत टफ कंडीशन आप बता रहे हो, इतना कहाँ कोई करेगा भाई। अब जेल भी मतलब चुनाव हारे, अब कह रहे हो जेल जाओ भाई, ये ज्यादा हो गया। इतिहास उसी ने इतना रचा कहाँ है, हो पाएगा। जिसने संघर्ष अभी किया इस है। उम्र में सुरेंद्र राजपूत से ये कराओगे? नहीं, इनकी नेता तैयार है करने को, और वो करेंगी अभी आने वाले वक्त। कंक्लूड करें बीरेन जी, अभी जी है देखिए, सुरेंद्र जी अभी मैसेज भेज रहे हैं किसी को। एक साहित्यकार ने लिखा है
कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों में जंग जीती है सूर बनकर वही निकलता है। तो जो बीत गए हैं अब उन्हें याद नहीं करते, जो आने वाले हैं उनको शुमार करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न कुएब पर पूछा कि योगी की हवा में पूरा विपक्ष साफ हो गया, योगी ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया। तो राम रक्षा जी लिखते हैं कि योजना विहीन विपक्ष के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो उमेश कुमार लिखते हैं कि बीजेपी सरकार में शासन बहुत अच्छा रहा, उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा रहेगा। तो बीटी भास्कर जी लिखते हैं कि योगी के रथ में 2 पहिए लगे थे, एक हिंदुत्व का था और दूसरा बुलडोजर का था। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी ने 23 जिले में ऐसी सफलता हासिल की कि मैं परिचर्चा में बता रहा था कि वहाँ सभी सीटें आपने जीत ली, लेकिन 5 ऐसे जनपद भी हैं, आजमगढ़ हो गया, कौशाम्बी हो गया, कई और डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर विपक्ष ने आपका सफाया कर दिया, आप एक सीट नहीं जीत पाए। कौशाम्बी, आजमगढ़ और भी कई जिले हैं, अभी मैं डिटेल देता हूँ। ऐसा कैसे हुआ? नहीं देखिए, मैंने इसीलिए कहा शुरू में ही कि जो हमारे पास बैंडेड आया है उस मैंडेट आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, शामली और गाजीपुर, मैं आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ। आज जो परिचर्चा चल रही है बड़ी महत्वपूर्ण परिचर्चा है। मुझे लगता है कि इस पर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिचर्चा, मैं न चैनलों पर ऐसी चर्चा नहीं होती। हाँ, पूरी बात अगर आएगी तो मुझे लगता है यस सर, पर्याप्त टाइम में बोले। आपके करोड़ों दर्शक हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि जिस तरीके से गुंडों और माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा था। लाभार्थियों का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में था वो भी इस चुनाव में दिखाई दिया। इसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, देवतुल्य कार्यकर्ता जिस लगन से और जिस मेहनत से उन्होंने काम किया है, उसका भी मैं इसको एक परिणाम मानता हूँ। क्रेडिट किसको जाता है? तीसरी बात यह है, देखिए ब्रजेश जी, अब जब चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार के जो विकास के काम थे, अब 2017 की बात हम करते हैं। 2017 में हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। 2017 में हम ये नहीं कह सकते थे कि हम अपने कार्यकाल में किस तरीके का विकास के काम हम कर सकते हैं, लेकिन 2022 में जिस तरीके की स्थितियां हैं, हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे थे, हमारे पास उत्तर प्रदेश में 5 साल के जो हमने विकास के काम किए थे, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड था, चाहे हमने आगरा या कानपुर में जो मेट्रो शुरू की वो था। तो इस तरीके के जो विकास के बड़े बड़े काम थे, देखिए अब आपके ऊपर एक बहुत बड़े जनमत ने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पर, दोबारा किया है और अपने इतिहास को तोड़ते हुए किया है, जो 37 साल में नहीं किया वो किया है। जिम्मेदारी और चुनौतियां आपके समक्ष बहुत बड़ी हैं। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, जो आप बात कह रहे हैं बड़ी गंभीर प्रश्न है और बड़े गंभीर विषय भी है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी जो है वो इसमें जरूर मंथन करेगी, और जहाँ पर जो सीटें हमने गंवाई हैं हम उन पर भी मंथन करेंगे कि आखिर इनके क्या कारण थे। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व इस पर निश्चित रूप से चर्चा करेगा। धन्यवाद संजीव जी। मैं अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं। अनिल दुबे जी, क्या हवा का रुख राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी भांप नहीं पाए, विशेष तौर पर आप? नहीं, मैंने ब्रजेश जी पहले भी कहा कि हमने अपने मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए, हम उन मुद्दों को समझाया, हम मुद्दों को समझाने में कामयाब रहे, हमारी सीटें भी बढ़ी, हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा, और हम ये झूठी चेस्ट थम्पिंग से कुछ नहीं होगा। नहीं, झूठी नहीं हुई। अगर और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, उनकी सरकार पहले बनने जा फेज रही के है। तो आप मसीहा थे ना। आप मुझे बताइए, 58 में 46 सीट बीजेपी लाई। आप कह रहे थे कि आपका सब कुछ वही है। हम कह रहे थे, क्या नतीजा हम कह रहे थे, लेकिन अब जो जनता ने जनता जनार्दन यही तो कह रहा हूं ना कि हवा का रुख नहीं भांप पाए। जनता जनार्दन होती है, उसने जो निर्णय दिया है हम उसकी समीक्षा करेंगे। अब जो लोग चुन करके आए हैं वो काम करें। बीजेपी को अब आप ये देखिए ब्रजेश जी को ले गई। नहीं ब्रजेश जी, आप ये भी तो देखिए कि जिस कैराना से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करती थी, कैराना को मुद्दा बनाने की बात करती थी, वो कैराना भारतीय जनता पार्टी हारी है। हाँ है, पश्चिम में एक ही जिला है जहां पर आपने सभी सीटें जीती, दैट इज शामली। नहीं, तो आप ये भी तो देखिए कि कैराना को मुद्दा बनाते थे और हमने पश्चिमी पूरे उत्तर प्रदेश में शांति से चुनाव निपटा। कहीं दंगे हुए, कहीं कोई बवाल हुआ, ये हम लोगों ने भाईचारे के माहौल। देखिए, जाट मुस्लिम एकता की बात
हम लोगों ने वर्तमान तथ्यों और आंकड़ों के साथ बेमानी और फर्जी लगती है। नहीं, ये एकता तो है ही है, इसमें तो कहीं कोई है नहीं। एकता तो वोट में तो नहीं शांति दिखी। के साथ मतदान हो गया, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी ये क्या चुनाव ये क्या कराना आपका किसी काम और ने थोड़ी किया? था। ये चुनाव कराना राष्ट्रीय चुनाव आयोग की लोकदल, जिम्मेदारी जो है। समाजवादी पार्टी ने इस माहौल को बनाने का काम किया, जो शांति से चुनाव निपटे, शांति से लोगों ने मतदान किया, इस भाईचारे के माहौल को हमने बनाने का काम किया। और ये जिन मुद्दों को लेकर के गए थे, अब आज इनको धन्यवाद बहुमत मिला है, सतीश ये प्रकाश काम जी। नहीं करेंगे तो इनको दिक्कत सतीश होगी। प्रकाश जी, अब बीएसपी का क्या होगा? क्या माने कि अब फाइनली अब गेम ओवर? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखिए, ये राजनीति में हार जीत लगी रहती, और मेरा ये मानना है कि अगर अपनी खामियों को जल्दी स्वीकार कर ले, कोई भी दल ने स्वीकार कर लिया है, हम अपनी खामियों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि देखिए, राजनीति में अगर आप सफल हैं तो कुछ सवालों के जवाब भी होंगे ना। अगर हाथरस में बीजेपी जीती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथरस की घटना झूठी है या उसको जनता ने सीरियस नहीं लिया। अगर उन्नाव में बीजेपी जीत रही है तो उन्नाव भी झूठा नहीं है। अगर लखीमपुर खीरी में अगर बीजेपी जीती है तो लखीमपुर में जो हुआ वो उसको आप सही नहीं ठहरा सकते। वो जुडिशियल प्रोसेस है, वो जांच चल रही है, वो कोर्ट में है, जो होना होगा जांच होगी, जिसको सजा होना होगी। लेकिन पीपल्स परसेप्शन क्या है, जनता का की राय क्या है? पब्लिक ओपिनियन बीजेपी के साथ है, चाहे हाथरस हो और चाहे लखीमपुर खीरी। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सच्चाई स्वीकार करिए, जनादेश उनके साथ है। नहीं, 100% आज बीजेपी के साथ जनादेश है। देखिए, मैं शरद जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं, 100%। एक जो तमाम विपक्षी दलों से उनको एक सवाल करना पड़ेगा कि अगर एक लाभकारी वर्ग अगर पैदा हुआ है जिसका दावा बीजेपी कर रही थी इलेक्शन से पहले, हम इस बात को मान नहीं रहे थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि तमाम दलों को ऐसे लोगों की सूची बनानी चाहिए और तमाम राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों से संपर्क साधना चाहिए और उनके उन हालात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए। धन्यवाद सतीश जी। थोड़ा सा इस राउंड में टाइम का अभाव है, मैं सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं। तो अब फाइनली मैं मानूं कि कांग्रेस का गेम ओवर यूपी में? ब्रजेश भाई, आप तो कुछ भी मान सकते हैं। पूछ रहा हूं। हाँ, आप तो कुछ भी मान सकते हैं। सच बात यह है कि जब हमारे आपके ऊपर कोई आफत आई तो और हम लोगों ने तो उसका मुकाबला किया और सक्सेसफुली मुकाबला किया। आज आप भी यहाँ बैठे हैं और हम भी यहाँ बैठे हैं, उन्हीं सारे झांझावतों का मुकाबला करके। गेम ओवर नहीं। पर जनादेश उनके साथ है। जनादेश होना अच्छी बात है, उनको बधाई। तो अब आप क्या करोगे? मैं बताता हूं कि अगर जनादेश उनके साथ है तो जिम्मेवारियां भी उनके साथ हैं और उन जिम्मेवारियों को आज की डेट में वो पूरा करें और हम अपने हार तो पूछेगा कौन? आपके पास तो 2 ही लोग हैं। कोई बात नहीं। लोकतंत्र में अगर एक आदमी भी है आपके विरोध में और अगर आप उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप जो हैं पाप के भागी हैं और श्राप के भागी हैं। आपको पूरी करनी पड़ेगी सबकी आकांक्षाएं। सुरेंद्र जी, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं माफी चाहता हूं। हम इस राउंड में थोड़ा टाइम कम है। छोटी सी बात हम आपको खाली कह देते हैं कि किसी भी आदमी को आउटराइट रिजेक्ट ना हम कर सकते हैं ब्रजेश भाई, ना आप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दिन है। अब भारतीय जनता पार्टी से उनके वादे और इरादों को लेकर के हम रचनात्मक रूप से विपक्ष की भूमिका के अनुसार सवाल पूछेंगे और उन्हें विवश करेंगे कि वो अपना काम करें। अब विपक्ष का क्या रोल होगा उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, अगर कोई टीम अगर क्रिकेट मैच हार जाती है तो घर नहीं बैठ जाती, वो फिर से प्रैक्टिस शुरू करती है। किस वजह से हारी वो देखती है, उन गलतियों को दोबारा न करने की कोशिश करती है। अब जैसे मैं 2 चीज़ें बस यहाँ पे बताऊंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन न तो समाजवादी पार्टी न राष्ट्रीय लोकदल दोनों ने किसान नेताओं को न तो कोई टिकट दिया और न ही उनसे बैठ के बातचीत की। अगर वो किसान नेता साथ में प्रचार कर रहे होते तो संभवतः थोड़ी सी अलग तस्वीर होती। दूसरी चीज़ कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैलियों में अपार जो जन समर्थन मिल रहा था, जो उत्साह था, वो वैसा ही था जैसा 2014 में नरेंद्र मोदी जी को मिला था। तो उसी की वजह से जो बहुत ढेर सारे लोग एक अपना आकलन कुछ गलत कर बैठे कि जो उत्साह तो दिख रहा था, ऐसा तो नहीं कि वो उत्साह नहीं था, लेकिन वो उत्साह मतपेटियों के अंदर क्यों नहीं पहुंचा, ये एक आकलन करना पड़ेगा। सर, यही काम तो हम पत्रकारों का है कि हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रजेश जी, आप बताइए,
नई सरकार के गठन का क्या फार्मूला होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना बदले हुए होंगे, आने वाली जो सरकार है उसका मंत्रिपरिषद में कितनी तब्दीलियां होंगी, क्योंकि 10 मंत्री तो चुनाव हार गए हैं। अब आगे क्या कुछ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार में? देखिए, काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा और इनको काफ़ी चेहरे बदलने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती ये है बीजेपी के सामने, और मैं जो विपक्ष को भी शामिल करता हूँ, ये जो लोकसभा चुनाव 2024 के हैं, इसका आप 3 महीने के अंदर ही देखने लगेंगे कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही है। नए गठजोड़ आएंगे, नई योजनाएं बनेंगी। बीजेपी को पता चल चुका है कि उसके गड्ढे कहाँ हैं, उनको पूरे नेतृत्व को मालूम हो गया है कि कौन से बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनको किस तरह पार करके आए हैं वो। तो उन गड्ढों को भरने का ये प्रयास करेंगे। विपक्ष को भी मौका है कि वो उनका जो अखिलेश यादव को लगता है कि साहब ये उनको हराया जा सकता है, तो उनके लिए मौका है। तो ये लड़ाई जो लोकसभा चुनाव की लड़ाई है वो 3 महीने बाद शुरू होने जा रही है, और आप देखिए कि बहुत भारी बदलाव आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाकी मेहमानों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना बेहद कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। चुनाव और उसके बाद हुए मतदान और अब आए नतीजे, इसका विश्लेषण हम लगातार 1 हफ्ते तक करते रहेंगे। प्रतिदिन डिबेट में हम आपको आप द्वारा दिए गए वोट के कारण, मुद्दे, किनको चुना गया, किनको रिजेक्ट किया गया, कौन सा इक्वेशन चला, कौन सा इक्वेशन नहीं चला, कौन से मुद्दे चले, कौन से मुद्दे नहीं चले, किस क्षेत्र से किसको मिला और क्या नहीं मिला, इन सब मसलों पर बहुत विस्तार से अगले 8-10 दिन हम डिबेट करेंगे। प्रतिदिन डिबेट करेंगे अलग अलग मेहमानों और एक्सपर्ट्स के साथ, और समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जनादेश दरअसल क्या है। शुक्रिया, नमस्कार।